सबसे पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ जीनोटाइप इन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन द टू हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इज। अब ये आपने देखना है कि कौन सी रेशियो की बात कर रहे हैं। आपने पढ़ा है P1, फिर आपने पढ़ा है F1, फिर आपने पढ़ा है F2। अब इस वक्त जो रेशियो पूछी जा रही है वो रेशियो F2 की पूछी जा रही है और वो भी जीनोटिपिक रेशियो पूछी जा रही है। अब किस तरह से, क्योंकि आप जानते हैं कि F1 को जब F1 के साथ क्रॉस करवाते हैं तो ये जो क्रॉस होता है ये दो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल के दरमियान होता है, इसके दरमियान क्रॉस होता है और उसके रिजल्ट में F2 आते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं P1 की, तो P1 जो होता है वो एक ऐसा क्रॉस होता है बिटवीन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल जिसके रिजल्ट में F1 बनती है और F1 हेटेरोजाइगस में जाती है। तो F1 F1 के दरमियान क्रॉस होगा तो बिटवीन टू हेटेरोजाइगस, तो इसका मतलब F2 की रेशियो पूछ रहा है। तो F2 के अंदर जो जीनोटिपिक रेशियो होती है और फिनोटिपिक रेशियो होती है उसमें फर्क होता है। तो इसकी जो जीनोटिपिक रेशियो है दैट इज 1:2:1। और इसी की अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो आप जानते हैं कि वो रेशियो होती है 3:1। तो इस वजह से जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोड डोमिनेंस इज व्हेन one allele is completely dominant over another allele, two alleles are expressed equally in the phenotype of heterozygous, two alleles are expressed in a blend phenotype in the heterozygous, two alleles are both fully expressed in the phenotype of the heterozygous। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा होता है। अब अगर तो दोनों अलील फुली एक्सप्रेस हो जाए इसका मतलब है वो कोडोमिनेंस है। और अगर हम बात करें कि टू अलील्स आर एक्सप्रेस्ड ब्लेंड इन द फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगस, ये वाला अगर आ जाए, ये आना था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी याद रखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और अगर आया तो वन अलील इज फुली एक्सप्रेस्ड, ये भी आ सकता है कि अगर एक अलील फुली एक्सप्रेस हो जाए तो आप जानते हैं कि इसको कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। पुन्नट स्केयर, इसको पुन्नट स्केयर या चेकर बोर्ड मेथड भी कहते हैं। अब पुन्नट स्केयर क्या होता है? डायग्राम दैट प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ जेनेटिक क्रॉस, a diagram that shows the physical appearance of an individual, a diagram that shows the genetic makeup of an individual, or none of these। तो पुनेट स्केयर एक ऐसी डायग्राम होती है दैट प्रिडिक्ट द आउटकम्स ऑफ द जेनेटिक क्रॉस, कि जेनेटिक क्रॉस की क्या आउटकम है, उसका क्या रिजल्ट है, तो उसको हम पुनेट स्केयर कहते हैं। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट, क्या बताता है मेंडल का लॉ? Alleles for a trait segregate randomly during gamete formation. Dominant allele are always expressed over recessive allele. Traits are inherited in a blended fashion from each other. और allele for a trait are always inherited together। तो आप जानते हैं कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये हमें बताएगा कि जो अलील्स होते हैं वो अलग-अलग होते हैं किसी एक ट्रेट के, सिंगल ट्रेट के ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है जो कि मेंडल लॉ को डिस्क्राइब कर रही है वो अल्फा ऑप्शन है। बाकी भी सही हो सकती है, dominant or allele or expressed over respectively, but this is not the like demonstration by the Mendel law of segregation। तो law of segregation बताया कि जब दो अलील किसी एक जीन के जब गैमेट बनाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर से अगली जनरेशन में रैंडम फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में मिल जाते हैं। तो अल्फा इसके अंदर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक रेशियो इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। अब यहाँ फिर लेकिन अब क्रॉस डाई हाइब्रिड आ गया, पहले मोनोहाइब्रिड था, अब टू हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स के दरमियान। इसका मतलब अगेन वो F1 के क्रॉस की बात कर रहा है और इसका मतलब है कि रेशियो जो पूछ रहा है वो रेशियो F2 की पूछ रहा है। तो डाई हाइब्रिड में जो F2 की रेशियो होती है वो 9:3:3:1 होती है। आप जानते हैं कि 9 उसने राउंड और येलो को देखा था, राउंड ग्रीन 3 थे, रिंकल्ड येलो 3 थे और रिंकल्ड ग्रीन जो थे वो 1 थे। तो 9:3:3:1। और जब डाई हाइब्रिड क्रॉस आ जाएगा तो ये बन जाएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अंदर उसने डाई हाइब्रिड को एक्सप्लेन किया। अगला सवाल है द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बताता है? allele of a different gene segregate independently of each other during gamete formation. Allele for different genes always segregate together during gamete formation. Dominant alleles are always expressed over recessively. Dominant or more common in a population। तो अब जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो ये बताता है कि alleles of different genes segregate independently of each other during gamete formation। ये independent जो वर्ड है ये इसके अंदर एक की पॉइंट है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फा है। और यहाँ डिफरेंट जीन्स की बात होगी, सिंगल जीन की अगर बात होती है इसका मतलब है कि वो एक ट्रेट या एक कैरेक्टर। तो डिफरेंट जीन जो है इसका मतलब है कि टू डिफरेंट अलील्स
या पेयर ऑफ अलील्स दे सेग्रीगेट, अगर पेयर ऑफ अलील भी आ जाए तो भी इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे हम जाएंगे। अगला सवाल है ए टेस्ट क्रॉस इज। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछले साल भी ये टेस्ट क्रॉस का ही सवाल पेपर में आ चुका है। क्या होता है टेस्ट क्रॉस? अ क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, ए क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल, a cross between homozygous recessive individual and individual of unknown genotype, a cross between two individual with same genotype। अब जो टेस्ट क्रॉस होता है, जो कि एक बैक क्रॉस भी है, तो ये एक क्रॉस होता है बिटवीन ए होमोजाइगस इंडिविजुअल एंड एन इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप। चार्ली इसके अंदर करेक्ट है ये। अब देखें, अगर मैं यहां पर देखूं टेस्ट क्रॉस को मैं कहते हैं कि ये एक बैक क्रॉस है। बैक क्रॉस कैसे? क्योंकि ये क्रॉस होता है F1 और P1 के दरमियान। अब इसमें जो F1 होता है, F1 हेट्रोजाइगस होता है, आप जानते हैं F1 हेट्रोजाइगस होगा, और P1 जो यहां पर हम लेंगे वो रिसेसिव होगा, और जो रिसेसिव होता है आप जानते हैं कि वो हमेशा होमोजाइगस होता है, रिसेसिव हेट्रोजाइगस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि क्रॉस किसके दरमियान हुआ? होमोजाइगस रिसेसिव के दरमियान, और एक अननोन जीनोटाइप। अब अननोन जीनोटाइप का मतलब क्या है? और ये वाला जो होता है ये नॉन जीनोटाइप। क्योंकि देखें, अगर मैं आपसे कहूंगा कि एक मेरे पास डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो किसकी जीनोटाइप नॉन होगी? तो आप कहेंगे कि रिसेसिव की जीनोटाइप नॉन होगी। अब क्यों रिसेसिव की जीनोटाइप नॉन होगी? क्योंकि रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस में ही एग्जिस्ट करते हैं। जो डोमिनेंट होते हैं वो नॉन जीनोटाइप नहीं है, वो अननोन जीनोटाइप होगी, क्योंकि वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। तो हमें उन्हीं के जीनोटाइप को देखना होता है। तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया उसके ऑप्शन ये थे कि बिटवीन अननोन जीनोटाइप और नॉन जीनोटाइप, इसके दरमियान टेस्ट क्रॉस होता है। ठीक है, ये दो तीन तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, किसी तरह भी सवाल पूछा जाए तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। जी, अगला सवाल है द एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन अ टेस्ट क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप। जब देखना टेस्ट क्रॉस बन रहा है, अब यहाँ वो कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक रेशियो जो होगी जिसमें टेस्ट क्रॉस होगा बिटवीन होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप। अब देखिए, अननोन जीनोटाइप में दो तरह की जीनोटाइप हो सकती है। वो जीनोटाइप हमारे पास होमो भी हो सकती है और हेट्रो भी हो सकती है। अब एक्सपेक्टेड का मतलब ये होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस हमें हेट्रोजाइगस जो होता है उसके इंडिविजुअल को देखना होता है, क्योंकि होमोजाइगस हमारे पास P1 के अंदर भी होते हैं। तो इसमें अगर तो हेट्रोजाइगस है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कैपिटल आर स्मॉल आर, और दूसरा मेरे पास होमोजाइगस है, वो तो नॉन है, स्मॉल आर स्मॉल आर। अगर मैं इसमें क्रॉस कराता हूँ कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर, तो यहाँ गैमेट्स क्या बनेंगे? दो तरह के, कैपिटल आर वाले और स्मॉल आर वाले। और यहाँ जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे स्मॉल आर वाले। अब मैं अगर क्रॉस करवाता हूँ कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इसके साथ क्रॉस कराता हूँ स्मॉल आर स्मॉल आर, तो ये आ गया राउंड, एक राउंड आया और एक जो है वो रिंकल्ड आया। ठीक हो गया। अब राउंड और रिंकल्ड की जो रेशियो आई है वो रेशियो आई है 1:1। तो इस केस के अंदर रेशियो 1:1 है। लेकिन अगर हम देखें कि जो होमोजाइगस अननोन है, दूसरी तरफ तो वही रहना है, तो इसके अंदर कैपिटल आर वाले गैमेट बने सारे, और यहाँ पे स्मॉल आर वाले बने गैमेट सारे। इनके दरमियान जब फर्टिलाइजेशन होगी तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये रेशियो जो है ये वो 100% राउंड ही आएगा, या इसको हम 1:0 कह सकते हैं। लेकिन ज्यादातर, क्योंकि ये तो होमोजाइगस है, प्योर ब्रीडर होते हैं, ये तो हम ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं, लेकिन ज्यादातर जो रेशो यहाँ डिवेल्प होती है वो हेट्रोजाइगस के लिए डिवेल्प होती है, जिस वजह से यहाँ 1:1 शो हो रही है। लेकिन अगर सवाल में चेंज आ जाए और वो आपसे पूछेगा कि अगर इंडिविजुअल अननोन जीनोटाइप है और होमो के लिए हम देखना चाह रहे हैं तो 1:0 आएगी, और अगर हेट्रो के लिए रेशो आ रही है तो 1:1 आएगी। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक लिंकेज, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक एक्सप्रेशन और जेनेटिक म्यूटेशन। अब किस चीज की एग्जांपल है यहाँ पर? अब देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या डिवेल्प होता है आप जानते हैं। उसमें पेरेंटल टाइप जो होती हैं जब उनको क्रॉस करवाया जाता है तो पहले तो सारी पेरेंटल टाइप ही आती है, लेकिन जब F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया जाता है तो फिर रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। इस वजह से ये लॉ एक्सप्लेन करता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बीटा इसका, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है इसकी। लेकिन जेनेटिक लिंकेज जो है, यहाँ एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो जेनेटिक लिंकेज है आप कह सकते हैं दैट इज वन ऑफ द
ड्रॉबैक ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक ड्रॉबैक है, या ये वो पॉइंट है जो ये एक्सप्लेन नहीं कर सका, क्योंकि ये बाद में पता चला कि बहुत से लिंकेजेस भी होते हैं, सारे जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट नहीं करते, जो लिंक्ड होते हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंट सॉर्ट नहीं करते। तो ये एक ड्रॉबैक कह सकते हैं, या एक वर्ड यूज हो सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आप बताएंगे कि लिमिटेशन जो है वो है जेनेटिक लिंकेज, और अगर आ जाए कि कौन सी एग्जांपल है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, या इस इंडिपेंडेंट किस चीज की एग्जांपल है, तो आप कहेंगे जेनेटिकली कॉम्बिनेशन की एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, अगर दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, they will always be inherited together, they will always be inherited separately, they can be inherited together or separately depending on how close they are to each other, or they never assort। अब इसमें देखें, अब मेंडल ने तो ये कहा था कि उनमें असॉर्टमेंट होती है, लेकिन क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट जब वो बाद में देखा गया तो उसमें बहुत सी लिमिटेशन आई, तो उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि सारे जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करें, कर भी सकते हैं लेकिन नहीं भी करते, इट डिपेंड्स कि उनकी पोजीशन क्या है, एक दूसरे से कितने दूर या कितने करीब है। तो जिस वजह से अगर दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड हैं तो वो टुगेदर भी इनहेरिट कर सकते हैं इफ दे आर मोर क्लोजली टू ईच अदर, और वो सेपरेट भी हो सकते हैं इफ दे आर प्रेजेंट अफार फ्रॉम ईच अदर ऑन द सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो दोनों चीजें बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर के दौरान कि कब इनमें असॉर्टमेंट हो सकती है, कब इनमें असॉर्टमेंट नहीं हो सकती। अब ये सवाल जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस से आए हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमोलिटिक डिजीज ऑफ ए न्यू बॉर्न कैन अकर। ये हिमोलिटिक डिजीज जो है, ये डिजीज का नाम है अरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, विच इज द मेटर्नल फीटल आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। ये कब डेवलप होती है? मदर इज आरएच नेगेटिव एंड हर फीटस इज आरएच पॉजिटिव। A mother is Rh positive and her fetus is Rh negative. A mother is blood type O and fetus is blood type AB, और mother is blood type AB and fetus is blood type O। ये डेवलप होती है उस वक्त जब मदर नेगेटिव हो और फीटस पॉजिटिव डेवलप हो। तो मदर और fetus के दरमियान जो RH फैक्टर होते हैं उनमें इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से उस fetus के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, और उसमें जो रेड ब्लड सेल है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू होते हैं, हिमोलाइसिस हो जाती है, अनीमिया हो जाता है, जॉइंडिस हो जाता है, और ये कंडीशन की वजह से इसको हम हिमोलिटिक डिजीज कहते हैं। Next question is, a person with blood type AB has anti-A antibodies in their blood, anti-B antibodies in their blood, both anti-A and anti-B body in their blood, or no antibodies in their blood। तो जो AB ब्लड ग्रुप होता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी है, इसके अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं होती। ए में ए एंटीबॉडी, बी में बी एंटीबॉडी, और ओ में ए बी दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, लेकिन ए बी में कोई एंटीबॉडीज नहीं होती। लेक्चर के दौरान हमने एक टेबल बनाया था, वहां ये चीजें डिस्क्राइब की। Next question is, the ABO blood group system is based on the presence of antibodies in the blood, antigen on the surface of red blood cell, both antibodies in the blood and antigen on the red blood cell surface, और none of the above। तो अब इसमें जो हमारे पास ऑप्शन आएगी कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हम किस बेस पर बताते हैं, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। इसमें जो करेक्ट है वो बीटा है, सिर्फ एंटीजन की बेस, सरफेस पे जो एंटीजन होगा उसकी बेस पर ब्लड ग्रुप बताएंगे। अगला सवाल है, इन ए क्रॉस बिटवीन ए मैन हु इज ए ब्लड ग्रुप टाइप ए बी एंड ए वुमेन हु इज ब्लड ग्रुप ओ, व्हाट विल बी द पॉसिबल ब्लड टाइप्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स। अब सिंपली आपने क्या करना, आपने इन दोनों के जीनोटाइप लिखनी है। ए बी के जीनोटाइप क्या लिखेंगे? आई ए आई बी। ओ की जीनोटाइप क्या लिखेंगे? स्मॉल आई स्मॉल। टेबल के अंदर मैंने आपको ये बताई। अब गैमेट्स बनाने, जैसे मेंडेलियन जेनेटिक्स हमने पढ़ी, इसमें गैमेट्स दो तरह के बनेंगे, आई ए वाले भी गैमेट्स बनेंगे और आई बी वाले भी गैमेट्स बनेंगे, दो तरह के गैमेट्स बनेंगे। यहाँ जो गैमेट्स बनेंगे वो सारे के सारे स्मॉल आई वाले बनेंगे। अब रैंडम फर्टिलाइजेशन करवा लें, इसको इसके साथ आई ए स्मॉल आई, फिर इसको इसके साथ आई बी स्मॉल आई, तो बस यही पॉसिबिलिटी है। ये वाला ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए होगा, ये वाला बी होगा। तो इसका मतलब बच्चों में सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप ही आ सकता है, और ए बी नहीं लिखना बल्कि ए एंड बी ओन, यानी कि दो तरह के ब्लड ग्रुप इसमें आ सकते हैं, ए हो सकता है और बी हो सकता है। इसी तरह के क्रॉस आएंगे तो आपने उनकी जो जीनोटाइप है उसके दौरान क्रॉस करवा के अगली जनरेशन में जो फिनोटाइप है ब्लड ग्रुप्स की वो बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन विच ब्लड टाइप और टाइप्स कैन ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप बी रिसीव इन ए ट्रांसफ्यूजन। अब जो ब्लड ग्रुप बी होगा वो कौन से ब्लड ग्रुप टाइप रिसीव कर सकता है अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं? तो बी वाला या तो बी को दिया जा सकता है, या फिर जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है वो ए बी होता है। इसका मतलब है कि टाइप बी भी ले सकता है बी से ब्लड ग्रुप, और ए बी भी
ले सकता है। उसी टेबल पे हमने बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया था। अगला सवाल आ गया है, ड्रोसोफिला का भी टॉपिक आपके आप जानते हैं सिलेबस में इंक्लूडेड है। इन द फ्रूट फ्लाई द व्हाइट आइड जीन इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ए फीमेल व्हाइट आइज इज क्रॉस विद द मेल रेड आई। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द ऑक्सीजन। अब देखें क्रॉस, फिर से वो क्रॉस बनेगा। अब फीमेल जो है लाइक एक्स एक्स है, और मेल जो है वो एक्स वाई, और जीन जो है वो एक्स लिंक है। इसका मतलब फीमेल व्हाइट आइड है तो हम यहाँ पे सिंपल डब्ल्यू और डब्ल्यू लिख देंगे, और मेल जो है वो रेड आइड है तो हम यहाँ पे लिख देंगे डब्ल्यू प्लस। यहाँ जो गैमेट्स बनेंगे वो सारे के सारे डब्ल्यू वाले बनेंगे, और इधर जो गैमेट्स बनेंगे वो डब्ल्यू प्लस वाले और वाई वाला बनेंगे। ये अब क्रॉस करवा लो, इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे, एक्स एक्स आ गया, ये आ गया प्लस डब्ल्यू सिंपल, और इसको इसके साथ क्रॉस करवा लेंगे तो आएगा एक्स डब्ल्यू वाई। ये आ गया फीमेल, और फीमेल क्योंकि ये डब्ल्यू प्लस है यहाँ पे तो ये आ जाएगी रेड, रेड आई। और ये है मेल क्योंकि एक्स वाई है और इसमें डब्ल्यू जो है वो सिंपल डब्ल्यू है तो ये आ जाएगा वाइट आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधी फीमेल रेड आइड आई, हाफ हाफ बन गया, 1:1 रेशो आ गई अगेन, हाफ हाफ 50-50%, ये वाली करेक्ट ऑप्शन डेल्टा। तो जब हमने क्रॉस कराया तो एक्सपेक्टेड फिनोटाइपिक रेशियो जो है, अगर देखें मेल रेड आइड है तो अगली जनरेशन में फीमेल रेड आइड होंगे, और अगर फीमेल व्हाइट आइड है तो अगली जनरेशन मेल व्हाइट आइड होगी, क्योंकि जो एक्स लिंक रेट होता है वो डायरेक्ट नहीं जाता, वो जिग जैग बैनर के अंदर जाएगा। A female carrier of sex-linked recessive disorder mates with a male who does not have this disorder. What is the probability of their son will have the disorder? तो इसका मतलब फीमेल कैरियर है, अगेन क्रॉस कैसे बनेगा, फीमेल कैरियर है कोई भी आप ले सकते हैं उसमें। अब डिजीज कौन सी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, फीमेल एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए कैसे कैरियर होगी, ये कैपिटल सी स्मॉल सी लाइक कलर ब्लाइंडनेस का ले लें। और मेट विद मेल हु डू नॉट हैव द डिसऑर्डर, मेल जो है उसके अंदर डिसऑर्डर नहीं है, कैपिटल सी लिखते हैं। अब इसमें अगर आप रैंडम फर्टिलाइजेशन करवा लें तो इसको इसके साथ करवाएंगे जब, तो ये आ जाएगा नॉर्मल और फीमेल। इसको जब इसके साथ करवाएंगे तो ये आ जाएगा नॉर्मल और मेल। इसको इसके साथ करवाएंगे तो ये आ जाएगा नॉर्मल बट कैरियर फीमेल, और जब इसको इसके साथ करवाएंगे तो ये आ जाएगा डिजीज मेल। अब उसने ये पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सन विल हैव दिस डिसऑर्डर, सन में डिसऑर्डर जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। अब देखें दो सवाल यहां आ सकते हैं। एक तो ये आ सकता है कि उनके चिल्ड्रंस में कितना डिसऑर्डर है डिजीज होने का, अगर तो चिल्ड्रन में आ जाए तो 4 बच्चे एक डिजीज है बाकी तीनों नॉर्मल है, इसका मतलब वो तो 25% रेशो बनी। लेकिन अगर सन में, तो सन जो है वो कितने हैं, यानी ये मेल ये भी सन है ये भी सन है, एक नॉर्मल एक डिजीज है, तो अब जो रेशो आएगी वो 50% रेशो से ही आएगी। सन जो होगा उसमें 50% प्रोबेबिलिटी, अगर आ जाए कि बच्चों में कितने परसेंट रेशियो है तो फिर 25% आए। ये ध्यान में रखना है क्योंकि 4 बच्चे हैं एक डिजीज है। इन ह्यूमंस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज a sex linked trait if a woman with a normal color vision meet with a man who is color blind, what will be the probability of their daughter will be color blind। अब देखें अगेन क्रॉस क्या बनेगा, वुमेन इज नॉर्मल कलर विजन, तो इसमें आप लिख देंगे कैपिटल सी दोनों में। अब मेल जो है वो डिजीज है ये। अब इसके अंदर उनकी डॉटर्स में कलर ब्लाइंड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब इसका क्रॉस आप बना देखें, अब यहाँ ये दिखाया गया है कि वुमेन नॉर्मल है और कलर ब्लाइंड उसमें नहीं बताई गई, तो ना कैरियर का कहा गया, जिस वजह से हम कैपिटल सी, यहाँ जो गैमेट बनेंगे वो सारे कैपिटल सी वाले बनेंगे, वहां गैमेट दो तरह के बनेंगे। इसको इसके साथ क्रॉस करवा लें, कैपिटल सी स्मॉल सी, और इसको इसके साथ क्रॉस करवा लें और ये आ जाएगा कैपिटल सी कैपिटल वाई। तो डॉक्टर के अंदर कलर ब्लाइंडनेस की जो कंडीशन इस केस के अंदर डेवलप होगी वो 0% है, उसमें रेशियो नहीं आ रहा। हाँ अगर वुमेन नॉर्मल कलर विजन और कैरियर कहती तो फिर डिजीज आगे आ सकती थी, तो यहाँ पर 0% जो है वो करेक्ट होगा। और इसी तरह से जो मेल है उनके लिए भी 0% ही होगा। हीमोफीलिया इज मोर कॉमनली सीन इन विच सेक्स, हीमोफीलिया क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है तो ये मेल के अंदर ज्यादा कॉमन होता है, ये इसमें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया ए इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी व्हिच क्लॉटिंग फैक्टर, कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ए बी सी आपने पढ़ा था, ए जो होता है वो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, बी जो है वो 9 में, और जो सी होता है वो 11 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वुमन विद नॉर्मल कलर विजन मेट विद अ मैन हु इज कलर ब्लाइंड, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सन विल बी कलर ब्लाइंड। अब अगेन वहां पर
वही वाला क्रॉस ऊपर वाला चलेगा, ये वाला। सन जो होंगे वो कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं होगा, सारे नॉर्मल, 0% रेशियो है। व्हाट इज द लाइक्लीहुड दैट ए डॉटर विल इनहेरिट ए वाई लिंक ट्रेट फ्रॉम ए फादर? डॉक्टर जो है वो वाई लिंक ट्रेट इनहेरिट नहीं करेगी, सिंपली क्या है कि वो अपने फादर से एक्स क्रोमोसोम लेती है, वाई नहीं लेती, सन लेते हैं वाई क्रोमोसोम, दैट्स व्हाई द रेशियो विल बी 0। विच ऑफ फॉलोइंग ट्रेट इज नॉट ए वाई लिंक ट्रेट? वाई लिंक ट्रेट कौन सा नहीं है? हियर हेरी पिन्ना, हाइपर ट्राइकोसिस, पार्क्यूपाइन मैन और हीमोफीलिया। तो इसके अंदर जो हीमोफीलिया है ये वाई लिंक ट्रेट नहीं, ऊपर वाले तीनों के तीनों मेल के अंदर होते हैं, इनको वाई लिंक ट्रेट्स कहते हैं। वाई लिंक ट्रेट्स इज ऑल्सो नॉन एज, इसका एक और नाम भी है, दैट इज कॉल्ड द होलेंड्रिक इनहेरिटेंस। याद रखना है, मेल के अंदर जो कैरेक्टर होती है उनको होलेंड्रिक इनहेरिटेंस कहते हैं। अगला सवाल है, इफ द प्रेजेंस ऑफ वन allele affects the expression of another allele at different locus, this is known as। ये एक जीनिक इंटरेक्शन है कि एक जीन जो कि एक क्रोमोसोम पे है या allele, वो किसी और क्रोमोसोम के allele पे इफेक्ट करता है, इसको एपिस्टेसिस कहते हैं। ये एक जीनिक इंटरेक्शन, जीनिक इंटरेक्शन। अब जो डोमिनेंस होता है ना, ये भी एक इंटरेक्शन होता है, लेकिन ये एक अलीलिक इंटरेक्शन होता है। अब अलीलिक इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि अलील्स होते हैं वो सेम जीन के इंटरेक्ट करते हैं। यहां पर जीनिक इंटरेक्शन का मतलब है कि डिफरेंट जीन्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, या अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स। तो डोमिनेंस एक ही जीन के अलील के आपस में इंटरेक्शन, और एपिस्टेसिस दो डिफरेंट जीन्स के अलील्स का आपस में इंटरेक्शन। अगला सवाल है, इफ ए हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल डिस्प्लेस द सेम फिनोटाइप एज द होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, इट इज नोन एज। अब देखें, अगर हेटेरोजाइगस जो इंडिविजुअल होता है वो उसी तरह के एक्सप्रेशन दे रहा है जिस तरह का होमोजाइगस इंडिविजुअल दे रहा है, तो ये वाली डोमिनेंस जो होगी ना, ये कंप्लीट डोमिनेंस होगी। मसलन आप देख ले, राउंड है, तो राउंड की जीनोटाइप क्या होगी? ये वाला भी राउंड है जो कि होमोजाइगस राउंड है, और ये वाला भी राउंड है जो कि हेटेरोजाइगस राउंड है। तो इसका मतलब ये फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो दोनों के सेम आ रहा है। तो ऐसा कब होता है जब कंप्लीट डोमिनेंस आ जाए, और सिंपली जो मेंडेलियन ट्रेट्स जितने भी हैं वो कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a cross between a homozygous dominant and homozygous recessive individual, what is the genotype of F1 offsprings? अब क्रॉस क्या है? क्रॉस हमने देखा है कि एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक होमोजाइगस रिसेसिव है। तो F1 के अंदर सारे हेटेरोजाइगस आएंगे। आपने बड़ी डिटेल में ये क्रॉस पढ़े हुए, राउंड और रिंकल को क्रॉस करा ले, दोनों होमोजाइगस इंडिविजुअल होती हैं, और F1 के अंदर सारे के सारे राउंड आएंगे लेकिन हेटेरोजाइगस आएंगे। इफ बोथ लील आर एक्सप्रेस इक्वली इन द हेटेरोजाइगस फिनोटाइप, इट इज नोन एज। अगर दोनों लील इक्वली एक्सप्रेस हो जाए हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर, तो इसका मतलब है कि इसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। If all the offsprings resulting from a test cross displays a dominant phenotype, what will be the genotype of the individual being tested? अब वो कह रहे हैं कि जो ऑफस्प्रिंग्स है उन्होंने डोमिनेंट फिनोटाइप शो की, ऊपर क्रॉस बना के आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो जीनोटाइप इंडिविजुअल जिनकी टेस्ट हुई है वो हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होते तो इसका मतलब है कि जो रिजल्ट आना था उसमें रेशियो डिफरेंट आनी, उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों शो होने, लेकिन क्योंकि होमोजाइगस है तो इसमें दोनों शो नहीं होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, द कलर ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय ए जेनेटिक म्यूटेशन दैट इफेक्ट द कोन्स इन द रेटिना ऑफ द आई, द रॉड्स इन द रेटिना ऑफ द आई, द लेंस ऑफ द आई, और द कॉर्निया ऑफ द आई। तो आप जानते हैं कि इसके अंदर जो कॉन्स होते हैं वह स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन जो ऑप्सिन होती है वो इफेक्ट होती है। तो अल्फा इस पे करेक्ट है, तो कॉन्स ऑफ द रेटिना ऑफ आई ये कलर ब्लाइंडनेस में इफेक्ट होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टेस्ट ऑन द जेनेटिक्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।